नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल एज की। इसके बहुत सारे नाम हैं। एज ऑफ पोप इसको कहते हैं, एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न इसको कहते हैं। और 18th सेंचुरी तो ये है ही, ऑगस्टन एज भी इसका नाम है। और हर नाम के पीछे एक कारण है। एज ऑफ पोप क्यों कहते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर पोप इस समय का, इस पीरियड का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट है। ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग के जो कवि थे, जो लेखक थे, वो अपने आप को कंपेयर करते थे उन राइटर्स थे जो कि ऑगस्टस सीजर के ज़माने के थे, रोमन एरा के थे। और न्यू क्लासिकल क्यों कहते हैं? ये लोग तो अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे, है ना। क्लासिकल कहते थे, ऑगस्टन कहते थे, यानी अपने आप को बहुत महान मानते थे और कहते थे कि हम बिल्कुल उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे कि ऑगस्टस सीजर के ज़माने में रोम में लिटरेचर लिखा गया था। लेकिन दूसरे लोग, इनको जो क्रिटिक्स थे, वो इनको क्या कहते थे? न्यू क्लासिकल्स। ये अपने आप को न्यू क्लासिकल नहीं कहते थे, क्योंकि न्यू का मतलब होता है एक तरीके से फेक, जो कि जेन्युइन नहीं है, जो कि नकली है ना। तो दूसरे लोग इनको न्यू क्लासिकल्स कहते थे, ये अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे। तो बहुत सारे इस युग के नाम हैं। एक ख़ास युग है और स्पेशली वैसे तो 18th सेंचुरी को बोलते हैं हम, ये एज ऑफ पोप या न्यू क्लासिकल एज, लेकिन स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि उसके बाद फिर जो युग शुरू होता है फर्स्ट हाफ के बाद, उसको हम ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं, है ना। एक ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। ट्रांजिशन माने चेंज होता है, एक बदलाव शुरू हो जाता है। यानी ये लोग जो लिख रहे थे, ये लोग जिन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, उनके खिलाफ एक तरीके से रिवोल्ट शुरू हो जाता है, एक विद्रोह शुरू हो जाता है। लोग अब ये जो राइटर थे फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के, ये तो प्रोज रीज़न मतलब लॉजिक को ज़्यादा तरजीह देते थे, रूल्स को ज़्यादा तरजीह देते थे। भावनाएं जो कि पोइट्री का एक तरीके से सोल होती हैं, उसको इतनी तरजीह ये लोग नहीं देते थे। लेकिन जो सेकंड हाफ है 18th सेंचुरी का, उसमें कुछ ऑथर्स आए जिनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी। प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म करके उनको बोला जाता है, या फिर ट्रांजिशनल ऑथर्स या ट्रांजिशनल पोइट्स उनको बोला जाता है, जिनमें विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, कई सारे और पोइट्स हैं। तो उन लोगों ने इसके बिल्कुल एक तरीके से विद्रोह कर दिया इन रूल्स के खिलाफ। तो ये जो ट्रांजिशनल पोइट्स हैं, उनकी पोइट्री में कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं इस युग की, यानी कि न्यू क्लासिकल एज की, और कुछ फीचर्स हैं उनके अंदर रोमांटिक एज की। तो वो एक तरीके से कम्बिनेशन है ऑगस्टन पीरियड का, और यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड का, और रोमांटिक पीरियड का, जो प्रीकर्सर्स हैं रोमांटिसिज्म के, उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज की। तो इस पर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एज और पोइट्री। और भी कई तरीके से ये सवाल आ सकता है, डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ ऑगस्टन एज, या 18th सेंचुरी, या एज ऑफ पोप, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। द न्यू क्लासिकल एज और मूवमेंट और एज ऑफ पोप, तो इनके ही नामों से इनको पुकार सकते हैं। ये अलेक्जेंडर पोप का लाइफ स्पन है। द न्यू क्लासिकल एज, तो न्यू क्लासिकल एज मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों कहा जाता है। दूसरे जो ऑथर्स हैं, दूसरे जो क्रिटिक्स हैं, वो इनको न्यू क्लासिकल बोलते हैं, ये खुद को ऑगस्टन्स बोलते हैं। द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप इज समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज। तो अलेक्जेंडर पोप के युग को कभी कभी क्लासिकल एज कहा जाता है। समटाइम्स द ऑगस्टन एज, कभी कभी ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। एंड समटाइम्स द एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस, प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है, और एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द क्लासिकल एज। इसको क्लासिकल एज कहा जाता है बिकॉज द क्रिटिक्स ऑफ दिस पीरियड बिलीव दैट द राइटर्स ऑफ द क्लासिकल एंटिक्विटी, particularly of Latin literature, art and culture, presented the highest quality, the best of models and ultimate standards of literary taste. सेंटेंस लंबा है तो फिर हम उसी तरीके से तोड़कर इसको पढ़ेंगे। इट इज़ नोन एज द क्लासिकल एज, इसको क्लासिकल एज कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि द क्रिटिक्स ऑफ दिस पीरियड, इस युग के जो समालोचक थे, बिलीव्ड,
उनका विश्वास था दैट द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, जो क्लासिकल माने शास्त्रीय होता है, एंटिक्विटी माने प्राचीनता होता है, तो जो प्राचीन लेखक हैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर से ऑफ लैटिन लिटरेचर, यानी जो जिन्होंने लैटिन भाषा का साहित्य लिखा है, आर्ट एंड कल्चर, यानी रोम के, लैटिन लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर का मतलब रोम का साहित्य, कला और संस्कृति, प्रेजेंटेड द हाईएस्ट क्वालिटी, तो उसमें सबसे उच्च कोटि के गुण उपस्थित हैं, द बेस्ट ऑफ मॉडल्स, वो सबसे अच्छे नमूने हैं, एंड अल्टीमेट स्टैंडर्ड्स, और सबसे ज़्यादा उच्च स्तर के मतलब स्टैंडर्ड्स हैं उनके, ऑफ लिटरेरी टेस्ट, यानी कि साहित्यिक रुचि के। तो उनका मानना था कि जो भी साहित्य में लिखा गया है उसमें से बेस्ट रोमन पीरियड में लिखा गया है, ऑगस्टन एज में, ऑगस्टस सीजर के युग में लिखा गया है। दे थॉट दैट द अथॉरिटी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, उनका मानना था कि जो प्राचीन साहित्य है उसकी ताकत मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ फॉर्म, गुड टेस्ट एंड रेस्ट्रेंट एंड क्लैरिटी, तो उसमें क्या क्या खासियतें हैं उस प्राचीन साहित्य में? ब्यूटी है खूबसूरती, ऑफ फॉर्म यानी रूप की, जो उसका फॉर्म है, उनकी कविताओं का जो फॉर्म है, उनके ड्रामा का जो फॉर्म है, गुड टेस्ट, और उसमें जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, टेस्ट माने रुचि है, अच्छी रुचियां हैं दिखाई देती हैं, रेस्ट्रेंट माने नियंत्रण है, और क्लैरिटी माने स्पष्टता है, वॉज रिकग्नाइज्ड एंड अनक्वेश्चन, तो रिकग्नाइज माने जानी मानी है, उनकी जो खूबसूरती है उनके साहित्य की वो स्थापित है, और अनक्वेश्चन, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, एंड देयर ड्यूटी वॉज टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स इम्पोज बाय द अथॉरिटी ऑफ द पास्ट, और इस युग के कवियों को, लेखकों को लगता था कि ये उनका कर्तव्य है कि जो अतीत में रूल्स बनाए गए हैं, यानी साहित्य को लिखने के, कविता लिखने के जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, उन नियमों को मानना उनका कर्तव्य है। फिर है ऑगस्टन एज, इसका दूसरा नाम ऑगस्टन एज है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, जो 18वीं शताब्दी का पहला अर्धभाग है उसको ऑगस्टन एज के रूप में भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि दोज हु यूज दिस टर्म, वो लोग जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, रियली बिलीव्ड, वो वास्तव में विश्वास करते थे दैट कि एज द एज ऑफ ऑगस्टस वॉज द गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, जो ऑगस्टस सीजर का युग था वो लैटिन भाषा के साहित्य का स्वर्णिम युग था, सो वॉज द एज ऑफ पोप द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसी प्रकार जो पोप का युग है अंग्रेजी साहित्य में वो भी स्वर्णिम युग है। They brought out an analogy between the English literature of the first half of the 18th century and the Latin literature of the days of Virgil and Horace. They brought out an analogy का मतलब उन्होंने समानता स्थापित की, between माने बीच में, किसके बीच? द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के पहले अर्धभाग के जो साहित्य है, एंड द लैटिन लिटरेचर ऑफ द डेज ऑफ वर्जिल एंड होरेस, तो जो लैटिन भाषा का साहित्य था, रोमन साहित्य था वर्जिल और होरेस के ज़माने का। फिर है नेक्स्ट द एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस, इसको एक और नाम दिया जाता है द एज ऑफ रीजन, यानी तर्क और अच्छी समझ, गुड सेंस माने अच्छी समझ का युग, अच्छी अभिरुचि का युग। वैसे एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी इसका नाम है। द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस, तो तर्क और अच्छी समझ का युग भी इसको कहा जाता है, बिकॉज द फ्रेंच क्रिटिक बोयलो, जो फ्रांसीसी क्रिटिक था, समालोचक बोयलो, फॉर्मुलेटेड इन 1673, उसने मतलब दिया 1673 में, या बनाया एन आइडियल फॉर प्रोज, एक आदर्श स्थापित किया प्रोज के लिए, गद्य के लिए, दैट हैड सफर्ड फ्रॉम रोमांटिक एक्स्ट्रावेगेंसेस। एक्स्ट्रावेगेंस तो वैसे अपव्यय होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो यहाँ रोमांटिक एक्स्ट्रावेगेंसेस को हम क्या कह सकते हैं कि जो कल्पना से भरी हुई बहुतायत थी, यानी जो प्रोज में कल्पना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तो उससे पीड़ित थी गद्य, तो उसके खिलाफ कुछ नियम दिए बोयलो ने। दिस आइडियल वॉज गुड सेंस, और ये जो आदर्श था उसका नाम था गुड सेंस, यानी अच्छी समझदारी।
द ऑब्जेक्ट ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ दिस टाइम, जो उद्देश्य था मुख्य लेखकों का इस समय के, वॉज टू अवॉइड एक्स्ट्रावेगेंस एंड इमोशनलिज्म, वो था इस बहुतायत से, जो कल्पना की बहुतायत थी उससे बचना, एंड इमोशनलिज्म और भावनावाद से बचना, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस युग के जो कविताएं हैं उनमें भावनाओं की कमी है, इमोशंस की कमी है। तो ये एक आदर्श दे रखा था बोयलो ने, जिसको फॉलो करे थे ये लोग। एंड सब्जेक्ट द वेज एंड मैनर्स ऑफ द एलीट ऑफ सोसाइटी टू रीजन, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म। और इनका उद्देश्य क्या था कि जो एलीट सोसाइटी है, यानी जो उच्च वर्ग का समाज है, उसके मैनर्स को यहाँ स्थापित करना, लाना, उनको उनकी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करना, यानी उनकी बौद्धिक रूप से उनका विश्लेषण करना, एंड क्रिटिसिज्म और उनकी आलोचना करना, यानी जो इनका सब्जेक्ट मैटर था इनका लिखने का, वो पूरा एलीट सोसाइटी था, यानी हाई क्लास सोसाइटी था, अपर सोसाइटी था, है ना, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी था। गरीब, मजदूर, किसान, इन लोगों से कोई वास्ता नहीं था। जैसा कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में आप पाते हैं, वहाँ आप नेचर को पाएंगे, ग्रामीण अंचल को पाएंगे, किसानों को पाएंगे, गरीबों को पाएंगे। तो वो इनकी पोइट्री का विषय नहीं थे, है ना। 18th सेंचुरी की जो कविता है उसका विषय गरीब, किसान या फिर ग्रामीण अंचल नहीं था, बल्कि अमीर लोग और एलीट लोग, संभ्रांत लोग, अरिस्टोक्रेटिक लोग और उनके मैनर्स, उनके तौर तरीके, ये सब्जेक्ट मैटर था, ये विषय वस्तु थी इनके लेखन की। और यहाँ पर जब आप ये लिखेंगे आंसर, तो अगर थोड़ा आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा है, उसका एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं। वहाँ पूरा यही दिखाया गया है कि जो एलीट सोसाइटी के यंग लोग हैं, है ना, लड़के लड़कियाँ, वो कैसे अपना वक्त बिताते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना, उनके परस्यूट्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो वहाँ दिखाई गई हैं। तो वो एग्जांपल आप दे सकते हैं। अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, मेरा बहुत मन है द रेप ऑफ द लॉक अपलोड करने का, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। फिर देखिए फैक्टर्स बिहाइंड द न्यू क्लासिकल मूवमेंट्स, जो फैक्टर्स थे, जो तथ्य थे या रीजन्स थे न्यू क्लासिकल मूवमेंट के पीछे। द चेंज इन एटीट्यूड टू लाइफ, यानी जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। द लोफ्टी आइडियलिज्म ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री वॉज स्टडीली डिक्लाइनिंग। तो जो लोफ्टी माने उच्च कोटि का, आइडियलिज्म माने आदर्शवाद, ऑफ एलिजाबेथन पोइजी, यानी जो एलिजाबेथ के पीरियड की, यानी 16th सेंचुरी की जो कविता थी, वो वॉज स्टडीली माने लगातार, डिक्लाइनिंग माने उसका पतन हो रहा था, उन आदर्शों का लगातार पतन हो रहा था। द ग्रेट माइंड्स इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द एज, और जो महान मस्तिष्क थे इस ख़त्म होते हुए युग के, लाइक बेकन एंड मिल्टन, जैसे कि बेकन और मिल्टन थे, रिफ्लेक्टेड इन देयर राइटिंग्स, उन्होंने अपने लेखन में प्रतिबिंबित किया द डॉन मीन्स सवेरा ऑफ फ्रेश इंटरेस्ट, नई रुचियों का। वाइल शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन स्टूड अलूफ, जबकि शेक्सपियर और बेन जॉनसन एकदम अलग रहे, दूर रहे, उन्होंने दूरी बनाई रखी फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द आवर, अपने ज़माने की जो राजनीतिक समस्याएं थीं उनसे वो बिल्कुल अलग रहे, कहीं भी मेंशन नहीं करते वो लोग। बेकन एंड मिल्टन वर एक्टिव पॉलिटिशियंस, बेकन और मिल्टन सक्रिय राजनीतिज्ञ थे, नो लेस देन ग्रेट राइटर्स, यानी जितने महान वो लेखक थे उससे कम वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। बट अंटिल रेस्टोरेशन, लेकिन जो रेस्टोरेशन, मैंने आपको कई बार ये कहानी भी सुनाई है, रेस्टोरेशन मतलब कि 1660 में जब रीस्टोर हुई मोनार्की इंग्लैंड में, आपको मालूम है कि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी और उसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड वो फ्रांस भाग गया था, और इस बीच ओलिवर क्रोमवेल गद्दी पर बैठा इंग्लैंड की पर। इस बीच कोई राजा नहीं रहा वहाँ गद्दी पर, लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट के नाम से ओलिवर क्रोमवेल ने वहाँ शासन किया। लेकिन ओलिवर क्रोमवेल की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा महान नेता नहीं था जो उसका स्थान ले सके, उसकी जगह ले सके। तो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे को फ्रांस से वापस बुलाया गया और उसको गद्दी पर बिठाया गया। तो ये रेस्टोरेशन कहलाता है।
तो बट अंटिल रेस्टोरेशन द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज इज़ नॉट रियलाइज्ड। तो रेस्टोरेशन से पहले ये जो चेंज था, ये जो परिवर्तन था, उसका पूरा महत्व अनुभव नहीं किया जाता है। इट इज़ सीन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द पोइम्स ऑफ अब्राहम काउली, एडमंड वॉलर एंड सर जॉन डेनहम। तो पहले ये परिवर्तन दिखाई देता है इन लोगों की कविताओं में। The coming of Dryden proclaimed loudly a new note of English literature. ड्राइडन के आगमन ने एक जोर से एक तरीके से उद्घोषणा की कि इंग्लिश लिटरेचर का नया युग शुरू हो गया है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दौरान मेंस थॉट्स वर डायरेक्टेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक एंड नेशनल लाइफ। उस दौरान मनुष्यों के विचार केंद्रित थे, जो समस्याएं थीं सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की। The wild speculative interest and imaginative fervor of the Renaissance gave place to a practical application of these ideals of actual existence. यानी जो द वाइल्ड माने अनकंट्रोल्ड, स्पेक्युलेटिव माने विचारशील, इंटरेस्ट माने हित, एंड इमेजिनेटिव माने कल्पना से भरा हुआ, फर्वर माने उत्साह ऑफ द रेनेसा युग का। तो रेनेसा के युग का जो हित थे, जो विचारशील हित थे, जो उनका कल्पना से भरा हुआ उत्साह था, अब उनका स्थान किसने ले लिया? गेव प्लेस टू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज आइडियल्स। यानी जो एक व्यावहारिक एप्लीकेशन था, यानी उनको लागू करना टू एक्चुअल एग्जिस्टेंस, यानी वास्तविक अस्तित्व में। तो जो चीज़ें सिर्फ विचारों में थीं, सिर्फ आदर्शों में थीं, उनको वास्तव में यहाँ एक्चुअलाइज किया गया। सो नेचुरली लिटरेचर ऑफ द डे इन्वॉल्व इटसेल्फ विद द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इसलिए जो उस वक्त का साहित्य था, उसने अपने आप को व्यावहारिक राजनीति में इन्वॉल्व किया, यानी साहित्य में राजनीति वहाँ दिखती है। जो उस वक्त की समस्याएं हैं या उस वक्त की जो उथल पुथल है, वो दिखती है उन लोगों के साहित्य में। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में आप देखते हैं एक रिफ्लेक्शन है उस युग के संघर्ष का। मैं जब पैराडाइज लॉस्ट आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ गॉड को एक तरीके से वो जो राजा है इंग्लैंड का, उससे तुलना की गई है ईश्वर की। तो आगे देखते हैं द फ्रेंच इन्फ्लुएंस। जो इस युग का साहित्य है, उस पर फ्रांस की क्रांति का क्या असर है। फ्रांस की क्रांति का जो टाइम है वो ज़रूर याद रखिएगा। जो साल है 1789 है, और मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि 2 तारीखें ज़रूर याद रखिए इस युग की। एक तो 1789 1789, और 8 को दूसरी तरफ कर दीजिए, 9 को दूसरी तरफ कर दीजिए, तो 1798। क्यों महत्वपूर्ण है ये दोनों तारीखें? 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का साल है, फ्रांस की क्रांति का साल है, और 1798 लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन का साल है, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर पब्लिश किया था। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जाता जिस पर इनसे रिलेटेड सवाल ना पूछा जाता हो। तो देखते हैं फ्रांस नो लेस देन इंग्लैंड शेयर्ड इन दिस रिएक्शन। यानी ये जो प्रतिक्रिया थी, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड कोई एक दूसरे से कम नहीं थे, मतलब बराबर का शेयर था इन लोगों का इस प्रतिक्रिया में। द पॉलिटिकल कंडीशंस कनेक्टेड विद द रेस्टोरेशन ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस इनटू स्पेशल कॉन्टैक्ट विद इंग्लिश लाइफ एंड लेटर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो चार्ल्स सेकंड था, वो अपने जब उसके बाप को पकड़ के फांसी दे दी गई, राजा चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई, तो बेटा भाग गया फ्रांस। अब इतने साल वो फ्रांस में रहा, यानी 49 से लेके 60 तक, 1649 से लेके 1660 तक वो फ्रांस में रहा। तो इस बीच उसने फ्रेंच मैनर्स को वहाँ अपनाया, फ्रांसीसी समाज को देखा, वहाँ के मैनर्स को देखा। अब जब ऐसा व्यक्ति जो इतने साल फ्रांस में रह के आया हो, वो जब आके इंग्लैंड की गद्दी पर बैठेगा, तो जाहिर सी बात है जो फ्रेंच मैनर्स हैं वो हावी होंगे। तो यही हुआ भी, है ना, कि रेस्टोरेशन ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस। जो रेस्टोरेशन है उससे वो फ्रांस का प्रभाव लेकर आया इनटू स्पेशल कॉन्टैक्ट, यानी एक ख़ास
कांटेक्ट हुआ, एक स्पर्श हुआ विद इंग्लिश लाइफ एंड लेटर्स। जो अंग्रेज यानी इंग्लैंड का जो लाइफ था, जीवन था, और उसका लेटर्स माने वो वहाँ का जो साहित्य था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा फ्रांस का। मच ऑफ चार्ल्स सेकेंड्स एक्साइल वॉज स्पेंट इन फ्रांस, यानी चार्ल्स सेकेंड का जो वनवास था वो उसमें से ज़्यादातर समय फ्रांस में बिताया गया। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, फ्रांस हैड अ ब्रिलियंट सेट ऑफ राइटर्स हु वर एक्चुएटेड बाय क्लासिकल मेथड। तो फ्रांस में वहाँ बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लेखक थे जो कि क्लासिकल मेथड से जुड़े हुए थे। चार्ल्स वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स इट्स लिटरेचर, चार्ल्स का खिंचाव हुआ फ्रांस के साहित्य की तरफ, एंड डिड हिज बेस्ट टू एनफोर्स द लिटरेरी आइडियल्स ही फाउंड देयर। और उसने वो जो आइडियल्स थे, जो आदर्श थे साहित्य के, वो यहाँ भी अपने इंग्लैंड में आने के बाद यहाँ पर लागू किए। दस क्लासिसिज्म वॉज फोस्टर्ड एंड एनकरेज्ड बाय द पॉलिटिकल नीड्स ऑफ द एज। तो इस प्रकार क्लासिसिज्म को फोस्टर माने पनपने का अवसर दिया गया, पाला पोसा गया, और उसको एनकरेज माने प्रोत्साहित किया गया जो उस युग की राजनीतिक आवश्यकताएं थीं उनके द्वारा। एंड द इफेक्ट ऑफ द एंशियंट स्पिरिट वॉज फेल्ट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। और प्राचीन भावना को महसूस किया गया जो साहित्यिक क्रियाकलापों की सारी शाखाएं थीं उनमें। सेनेका प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी अगर लिखनी है तो सेनेका के मॉडल पर लिखनी है। प्लॉटस एंड टेरेंस फॉर कॉमेडी, कॉमेडी अगर लिखनी है तो प्लॉटस और टेरेंस के मॉडल पर लिखनी है। वर्जिल फॉर एपिक, अगर एपिक लिखना है तो वर्जिल को आधार बना के लिखना है। जुवेनल फॉर सटायर, अगर सटायर लिखना है, व्यंग लिखना है, तो वो जुवेनल को आधार बना के लिखना है। एंड होरेस फॉर लिटरेरी टेस्ट एंड क्रिटिसिज्म, और अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखनी है, लिटरेरी टेस्ट स्थापित करना है, साहित्यिक रुचियाँ स्थापित करनी है, तो वो होरेस के अनुसार, यानी होरेस की जो आर्स पोइटिका है उसके आधार पर करनी है। फिर है इंटरेस्ट इन फॉर्म एंड मेथड्स, यानी फॉर्म जो रूपरेखा है, मेथड्स माने तौर तरीके हैं, उनमें अभिरुचि। द ट्रिम्फ ऑफ द क्लासिकल आइडियल्स, ट्रिम्फ माने विजय, जीत, ऑफ द क्लासिकल आइडियल्स यानी शास्त्रीय आदर्शों की, वॉज अ नेचुरल रिजल्ट, वो एक स्वाभाविक परिणाम थी ऑफ द रेनेसा, रेनेसा का। while the major Elizabethans drew their inspiration from the matter or substance of the Greek and Latin classics, Ben Jonson found his sustenance in their form and methods. यानी जो एलिजाबेथन्स थे वो उनको प्रेरणा मिलती थी फ्रॉम द मैटर और सब्सटेंस, यानी जो मैटर था, यानी जो विषय वस्तु थी ग्रीक और लैटिन क्लासिक्स की, यूनानी और रोमन क्लासिक्स की जो विषय वस्तु थी, यानी विषय वस्तु तो उनका भी वही थी ना, भावनाएं थी, प्रेम था, तो विषय वस्तु अपनाई एलिजाबेथन्स ने। और इस युग के लोगों ने क्या अपनाया? बेन जॉनसन फाउंड हिज सस्टेनेंस इन देयर फॉर्म एंड मेथड्स। तो जो न्यू क्लासिकल्स हैं उन्होंने जोर दिया फॉर्म और मेथड्स पर, और जबकि एलिजाबेथन्स ने जोर किस पर दिया? यानी इंस्पिरेशन एलिजाबेथन्स ने भी ली, इंस्पिरेशन रोमांटिक्स ने भी ली, क्लासिकल राइटिंग से, यानी ग्रीक राइटिंग से, रोमन राइटिंग से, रोमन लिटरेचर और ग्रीक लिटरेचर से इंस्पिरेशन दोनों ने ली है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो एलिजाबेथन्स हैं या फिर बाद में जो रोमांटिक्स हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं मैटर और सब्सटेंस के मामले में, है ना, विषय वस्तु के मामले में। और ये जो ऑगस्टन्स हैं, ये जो न्यू क्लासिकल्स हैं, है ना, जो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है, वो उस युग के जो लेखक इंस्पिरेशन लेते हैं वो फॉर्म और मेथड्स के मामले में, यानी नियम, कायदे, कानून, बस उनके बारे में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही प्रिफर्ड लिटरेरी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन टू लॉलेस इम्पल्स एंड अनब्रिडल्ड इमेजिनेशन। यानी दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उसने प्रिफर किया, उसने ज़्यादा पसंद किया लिटरेरी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी साहित्यिक व्यवस्था को और साहित्यिक अनुशासन को, टू मतलब के बजाय, किसके बजाय? लॉलेस इम्पल्स, जो कानून विहीन भावनाएं हैं, अनब्रिडल्ड माने अनकंट्रोल्ड, इमेजिनेशन कल्पना, तो जो कल्पना की उड़ान है जो कि अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित कल्पना की उड़ान और अनियंत्रित भावनाएं, उनके स्थान पर इन लोगों ने किस चीज़ को प्रेफर किया? साहित्यिक अनुशासन को।
जबकि जब अगर आप देखें शेक्सपियर को, वो तो कल्पना की उड़ान भरता है ना, भावनाओं की उड़ान है। कितना अच्छा लगता है जब हम शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ते हैं, उसकी सोनेट्स को पढ़ते हैं, है ना, वहाँ बात ही अलग होती है। हमको, क्योंकि साहित्य जब भी हम पढ़ते हैं हमें केवल भावनाएं अपील करती हैं, फीलिंग्स हमारी टच होनी चाहिए, तभी हमको वो साहित्य अच्छा लगता है। तो इसलिए हालांकि पॉपुलर अलेक्जेंडर पोप भी है अपने हिसाब से, लेकिन वो चीज़ें हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मेटाफिजिकल मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट के पतन के बाद द नीड फॉर ग्रेटर रेस्ट्रेंट एंड मोर रिजिड फ्रेमवर्क वॉज फेल्ट। तो अधिक नियंत्रण और अधिक रिजिड माने कठोर, फ्रेमवर्क माने एक रूपरेखा का जो महत्व थी, आवश्यकता थी, वो महसूस की गई। एंड बेन जॉनसन वॉज रिमेंबर्ड एंड रिसरेक्टेड, और बेन जॉनसन को याद किया गया और उसको पुनर्स्थापित किया गया। इन द वर्ड्स ऑफ आर्थर कॉम्पटन रिकेट, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इंग्लिश लिटरेचर पर, लेकिन बहुत वॉल्यूमिनस है, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। किताब बहुत अच्छी है, मैंने भी खरीदी थी अपने स्टूडेंट लाइफ में। और आपने भी, अगर किसी से आप पूछेंगे कि भाई हमें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, तो फटाफट से कोई भी प्रोफेसर आपको एडवाइस यही देगा कि बेटा आर्थर कॉम्पटन रिकेट खरीद लो, या फिर लिखवी कैज़ामिया खरीद लो। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत वॉल्यूमिनस हैं, आपके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। तो ये इन्होंने क्या कहा है, देयर वॉज द एकेडमिक आस्पेक्ट, द सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लासिसिज्म फॉर रोमांटिसिज्म। तो यहाँ एक एकेडमिक आस्पेक्ट था, एक पहलू था एकेडमिक, और द सब्सटीट्यूशन यानी विकल्प था ऑफ क्लासिसिज्म फॉर रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म की बजाय क्लासिसिज्म का विकल्प था। द पॉलिटिकल आस्पेक्ट, और राजनीतिक पहलू था, टू द जनरल इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस एट दिस टाइम, यानी जो राजनीतिक पहलू क्या था, फ्रांस का प्रभाव था, सामान्य प्रभाव था फ्रांस का इस वक्त। एंड और क्या था, द पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस थ्रू द मीडियम ऑफ किंग एंड हिज कोर्ट, और ख़ास प्रभाव था राजा के माध्यम से और उसके दरबार के माध्यम से। द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, और एक मनोवैज्ञानिक पहलू था, दैट अंडरले दीज सिग्निफाइंग surely more than a change of fashion, a change of attitude, while influencing all of them was the general drift of the age towards matter of civil and national interest। अरे चलिए इसको सही करती हूँ। तो ये पहला एस्पेक्ट हुआ एकेडमिक एस्पेक्ट, दूसरा हुआ पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और तीसरा हुआ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो एकेडमिक एस्पेक्ट तो आपने देखा कि क्लासिसिज्म ने जगह ले ली रोमांटिसिज्म की। पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपने देखा कि जो ओलिवर क्रोमवेल का युग था वो ख़त्म हुआ और राजा चार्ल्स सेकंड का युग शुरू हुआ, जो कि फ्रांस से आया था और फ्रेंच मैनर्स अपने साथ लेकर आया था। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो दैट अंडरले, जो कि मतलब छिपा हुआ था दीज, इन सब के नीचे। और देखिए जब एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है ना, तो एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है, लोगों के दिलों में चेंज आता है, जो कि इस युग में देखा गया। तो जो परिवर्तन था वो केवल फैशन में नहीं था, कपड़े पहनने के तरीके, रहन सहन का तरीका, सिर्फ उनमें चेंज नहीं आ रहा था, बल्कि चेंज ऑफ एटीट्यूड, है ना, जो लोगों का दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, वो भी बदल रहा था। तो ये एक साइकोलॉजिकल चेंज था, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल स्कूल, यानी इस समूह की जो खासियतें थीं। पहला है रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, यानी उनके मन में नियमों के प्रति बहुत सम्मान था। द 18th सेंचुरी क्लासिकल राइटर्स डिड नॉट इन्वेंट और डिवाइज एनीथिंग न्यू। 18वीं शताब्दी के जो ये क्लासिकल लेखक थे, इन्होंने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की, इन्वेंट माने आविष्कार नहीं किया, ना कोई चीज़ उन्होंने डिवाइस की, यानी कोई उन्होंने डिज़ाइन नहीं बनाया नया। दे रेदर डिस्कवर्ड द रूल्स, उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किए, यानी जो रूल्स पहले से थे उनको पहचाना। एज लेड डाउन बाय द एंशियंट लैटिन राइटर्स, जो कि प्राचीन लैटिन राइटर्स, लैटिन भाषा के लेखकों के द्वारा दिए गए थे। एंड एडवाइज टू फॉलो एंड कॉपी देम, और उन्होंने खुद भी फॉलो किया और कॉपी किया उन नियमों को, साथ ही अपने साथियों को भी एडवाइस दी, सलाह दी कि भाई उनको कॉपी करो।
वॉल्श रोट टू पोप इन 1706। तो वॉल्श एक ऑथर है, उन्होंने पोप को लिखा 1706 में, द बेस्ट ऑफ द मॉडर्न पोइट्स इन ऑल लैंग्वेजेस आर दोज दैट हैव नियरेस्ट कॉपीड द एंशियंट्स। तो जो सबसे अच्छे आधुनिक कवि हैं मतलब इस वक्त सभी भाषाओं में, वो हैं जिन्होंने प्राचीन काल के लेखकों को कॉपी किया है, अच्छे से कॉपी किया है। पोप ऑल्सो रीइटरेटेड दिस प्रिंसिपल। पोप ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है ऑफ क्लासिसिज्म यानी साहित्यिकता के, इन हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो उन्होंने लिखा है अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में। कई बार मैंने सोचा है इसको अपलोड करूँगी पोइम को, लेकिन वो नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, तो उसमें क्या कहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, द रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड, कि जो प्राचीन लेखकों के नियम हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, उनको खोजा गया है, नॉट डिवाइज्ड वो बनाए नहीं गए। आर नेचर स्टिल, वो अभी भी प्रकृति है, बट नेचर मैथडाइज्ड, लेकिन जो प्रकृति है उसको मैथडाइज किया गया है, उसको नियमों में बांधा गया है। लर्न हैंस फॉर एंशियंट रूल्स, इसलिए आप प्राचीन नियमों को सीखिए, पढ़िए। रूल्स अ जस्ट एस्टीम, और उनको एक न्याय संगत एस्टीम माने रेस्पेक्ट दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम, और अगर आप प्रकृति को की कॉपी करना चाहते हैं, प्रकृति का अनुकरण करना चाहते हैं, तो फिर आप उनका अनुकरण कीजिए, क्योंकि वही नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप। फिर है डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड परफेक्शन। डिसिप्लिन माने अनुशासन होता है, ऑर्डर व्यवस्था होती है, और परफेक्शन पूर्णता होती है। अकॉर्डिंग टू कैजामिया, देखिए कैजामिया का भी नाम आ गया, मैं कह रही थी ना, दो ऑथर हैं जिन्होंने ये लिग्वी और कैजामिया, ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी है। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन बड़ी वॉल्यूमिनस किताब है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम चाहिए होता है इनको पढ़ने के लिए। और वैसे ही आर्थर कॉम्पटन रिकेट का भी, आप लोग मुझसे कई बार पूछते रहते हैं ना कि मैडम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर कोई किताब बताइए, तो बहुत वॉल्यूमिनस किताबें हैं, अगर आप टाइम निकाल सकें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में, और ख़ासकर जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आपके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, केवल एक इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता, किसी के पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उनके भी सिलेबस होते हैं। तो इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लिग्वी कैजामिया को पढ़ सकें या फिर आप आर्थर कॉम्पटन रिकेट को पढ़ सकें। तो अकॉर्डिंग टू कैजामिया, द ट्रू सोर्स एंड रियल क्वालिटी ऑफ इंग्लिश क्लासिसिज्म लाई इन द प्लेजर ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द इजी सेंस ऑफ सिंपल ऑर्डरलीनेस, अ स्मूथ बैलेंस इन आइडियाज एज इन फॉर्म्स। तो इनके अनुसार, कैजामिया के अनुसार, द ट्रू सोर्स जो सच्चा स्रोत है, एंड रियल क्वालिटी और जो वास्तविक गुण है, ऑफ इंग्लिश क्लासिसिज्म इंग्लिश शास्त्रीयता का, लाई वो निहित है, इन द प्लेजर यानी आनंद में, ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड जब आप समझने में समर्थ होते हैं, कामयाब होते हैं, द इजी सेंस यानी आसान मतलब, ऑफ सिंपल ऑर्डरलीनेस यानी सिंपल ऑर्डरलीनेस माने व्यवस्था का, अ स्मूथ बैलेंस एक अच्छा संतुलन, इन आइडियाज़ विचारों का, एज इन फॉर्म्स जैसे कि उसके रूप में है। यानी कि जो क्लासिसिज्म है वो फॉर्म और आइडिया, ऑर्डरलीनेस, इनका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। द मेन डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री, जो मुख्य डिमांड हैं, जो ज़रूरतें हैं ऑफ द इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री अंग्रेजी शास्त्रीय कविता की, रेस्ट ऑन अ सर्टेन क्वालिटी मतलब एक ख़ास गुण पर आधारित हैं, केंद्रित हैं, नॉट ऑफ क्रिएटिव इमोशन नॉर इवन ऑफ आइडियाज़ बट ऑफ द ऑर्डर विच बाइंड्स देम टुगेदर। तो यहाँ क्रिएटिव इमोशन की आवश्यकता नहीं है उतनी, क्रिएटिव माने रचनात्मक, इमोशन माने भावना, नॉर इवन ऑफ आइडियाज़ यानी कि उच्च विचारों की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऑफ द ऑर्डर व्यवस्था की, विच बाइंड्स देम टुगेदर जो उनको साथ में बांधती है, यानी आइडियाज़ और इमोशंस को जो साथ में बांधती है, वो ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो व्यवस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ द लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस देम, और क्या इंपॉर्टेंट है, वो भाषा जो उनको अभिव्यक्त करती है, यानी भावनाएं और विचार वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
एंड ऑफ द वर्ड्स विच गिव्स मेजर टू दिस लैंग्वेज, और वो वर्ड्स, या वर्ड्स माने जैसे कि मेनली हीरोइक कपलेट है, जो कि इस लैंग्वेज को एक मेज़र, एक मतलब कितनी मात्राएं रखनी है, कितने हिंदी में उनको मात्राएं बोलते हैं और इंग्लिश में उनको सिलेबल्स बोलते हैं, तो कितने स्ट्रेस सिलेबल्स, कितने अनस्ट्रेस सिलेबल्स रखने हैं, तो वो मेज़र उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इन पोइट्री दैट एक्सप्रेशन रीचेज इट्स फुल आर्टिस्टिक क्वालिटी, यानी इस युग की जो कविता है उसमें एक्सप्रेशन यानी जो अभिव्यक्ति है वो अपने पूरे आर्टिस्टिक माने कलात्मक क्वालिटी माने गुण को प्राप्त कर लेता है, यानी जो फॉर्म है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और उसी को पूरे तरीके से फॉलो किया गया है। अभी तो आप मॉडर्न टाइम्स में देखें तो यहाँ तो फ्री वर्स यूज़ होती है ना, कोई ना उसमें मीटर है, ना कोई वर्स फॉर्म है ना, ना कोई स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल्स का कोई लफड़ा नहीं है। आप अगर पढ़ें गीतांजलि को पढ़ें, या फिर आप जो वो ऑथर है, अमेरिकन ऑथर, क्या नाम है उसका, वॉल्ट विटमैन, है ना, वो फ्री वर्स में उसने कितनी अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी हैं। तो आज तो फॉर्म पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत सारी फ्रीडम है, लेकिन इस युग में बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया गया था। फिर देखते हैं आगे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी यानी कि बौद्धिक गुण। क्लासिकल पोइट्री इज यानी जो शास्त्रीय कविता है इन द मेन मुख्य रूप से द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वो बौद्धिकता का प्रोडक्ट है, उत्पाद है। प्लेइंग अपॉन द सरफेस ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के सरफेस पर यानी ऊपर का जो परत है, सतह पर खेल रहा है। इट हैज़ एन अपील टू माइंड रेदर देन हार्ट, ये जो अपील करता है हार्ट को यानी हमारे हृदय को अपील नहीं करता बल्कि दिमाग को अपील करता है। टू लॉजिक एंड रीजन, जो हमारा तर्क शक्ति है, हमारा जो विवेक है उसको अपील करता है, रेदर देन सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, बजाय हमारी भावनाओं को, हमारी अनुभूतियों को। ऑन द साइड ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन, अगर बात करें भावनाओं की और कल्पना की, इट इज़ मार्गली डेफिशिएंट, तो ये इसकी कमी बहुत महसूस होती है इस कविता में, मतलब इस युग की कविताओं में। इट इज़ कॉमनली डायडेक्टिक, ये जो कविताएं हैं वो सामान्यतः डायडेक्टिक मतलब कि उपदेशात्मक हैं, ये करो ये ना करो, है ना, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मतलब अपने आप को पढ़ो, ईश्वर के जानने की कोशिश मत करो, तो ये डायरेक्टिक है, उपदेशात्मक है, एंड सैटायरिक, और दूसरा ये व्यंग्यात्मक है। अ पोइट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसिज्म, ये एक ऐसी कविता है जहाँ आर्ग्यूमेंट यानी तर्क है, एंड क्रिटिसिज्म और आलोचना है, ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति की, एंड पर्सनैलिटीज और व्यक्तित्वों की, यानी लोगों की आलोचना है, लोगों पर व्यंग किया जाता है। डॉक्टर जॉनसन देयरफॉर डिफाइंस पोइट्री कीपिंग इन व्यू द आइडियल्स ऑफ क्लासिसिज्म, डॉक्टर जॉनसन इसलिए परिभाषित करते हैं कविता को यानी शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए, क्या कहते हैं, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ, तो कविता जो है वो कला है यूनाइटिंग माने जोड़ने की, प्लेजर माने आनंद को, विद ट्रुथ सच्चाई से, सत्य से, बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, यानी इमेजिनेशन माने कल्पना को बुलाना, टू द हेल्प ऑफ रीजन तर्क की सहायता के लिए, तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना पोइट्री है, प्लेजर और ट्रुथ को, और इमेजिनेशन और रीजन, इन दोनों का एक बैलेंस बनाना, इनको कंबाइन करना पोइट्री है। इमेजिनेशन वॉज सबॉर्डिनेटेड टू इंटेलेक्ट, अब इस कविता में क्या किया गया है, इमेजिनेशन को, कल्पना को सबॉर्डिनेट किया गया यानी नीचे रखा गया है इंटेलेक्ट से, जो बुद्धि है वो ऊपर है, दिमाग है, वैसे भी जब हमारी बॉडी देखिए, हम जब खड़े होते हैं तो माइंड सबसे ऊपर होता है ना, हार्ट नीचे होता है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी रखा है, माइंड को सबसे ऊपर रखा है, इंटेलेक्ट को सबसे ऊपर रखा है, और जो फीलिंग्स हैं जो हमारे हार्ट में रहती हैं उनको नीचे रखा है। इट वॉज मेड द हैंड मेड ऑफ रीज़न एंड गुड सेंस, तो जो इमेजिनेशन है या फिर जो भावनाएं हैं उनको क्या बना दिया गया, एक नौकरानी बना दिया गया रीज़न और गुड सेंस की, यानी तर्क की और समझदारी की। पोप राइट्स इन हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, पोप ने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा है
क्या लिखा है ज़रा पढ़ें, कभी अपलोड करूँगी, देखिए तो वक्त मिलता है। "'Tis more to guide than to spur the muse steed, restrain his fury than provoke his speed. The winged courser like a generous horse shows most true mettle when you check his course." बड़ी ही अच्छी लाइन्स हैं और बड़ी मीनिंगफुल लाइन्स हैं, ज़रा देखिए तो। हालांकि पोप को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन बातें उसकी सच्ची में दिल में बैठ जाती हैं और मतलब मेमोरेबल होती हैं, याद हो जाती हैं। "'Tis more to guide than to spur the muse's steed." म्यूज मीन्स संगीत की देवी है और उसका स्टीड माने उसका घोड़ा। तो मोर टू गाइड, गाइड माने उसका पथ प्रदर्शन करना है, देन बजाय टू स्पर माने एंड लगाना, वो जो चाबुक होती है ना तो उससे एंड लगाते हैं और घोड़ा तेज दौड़ने लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि म्यूज़ के घोड़े को स्पर नहीं लगाना चाहिए, चाबुक नहीं लगाना चाहिए, एंड नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसको गाइड करना चाहिए। तो इट इज़ मोर टू गाइड देन टू स्पर द म्यूज़ स्टीड। रेस्ट्रेन हिज फ्यूरी, रेस्ट्रेन माने कंट्रोल करना चाहिए, हिज फ्यूरी उसके आवेग को, उसकी जो मतलब गति है उसको, देन प्रवोक हिज स्पीड, बजाय उसकी स्पीड को प्रवोक करने के, प्रवोक माने बढ़ाना, और ज़्यादा प्रेरित करना। तो म्यूज़ के घोड़े की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है, ना कि उसकी स्पीड को और बढ़ाना है। द विंग्ड कोर्सर, ये जो पंखों वाला घोड़ा है ना, कल्पना का जो घोड़ा है, म्यूज़ का जो घोड़ा है, वो उसके जैसे पंख लगे हुए हैं। लाइक अ जनरस हॉर्स, यानी जनरस मतलब कि एक उदार घोड़े की तरह, शोज दिखाता है, मोस्ट ट्रू मेटल यानी सबसे ज़्यादा सच्ची, मेटल माने क्षमता कह सकते हैं आप, योग्यता कह सकते हैं। वेन यू चेक हिज कोर्स, जब आप चेक करते हैं मतलब कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, हिज कोर्स माने उसका रास्ता, उसकी स्पीड। तो ये जो कल्पना का घोड़ा है ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तब देगा जब आप उसको अपने हाथ में रखें, लगाम दें, उसको कंट्रोल में रखें, ना कि उसको एंड लगाएं, उसकी स्पीड बढ़ाएं और उसको अपने हिसाब से उड़ने दें। ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसको कंट्रोल में रखना है कल्पना को। तो ये पोप का कहना है। फिर है एंटीपैथी टुवर्ड्स आइडियलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंस। एंटीपैथी आप विद्वेष कह सकते हैं, अरुचि कह सकते हैं, टुवर्ड्स आइडियलिज्म आदर्शवाद, और एक्स्ट्रावेगेंस जो बहुतायत है कल्पना की भावनाओं की, उसके प्रति। द क्लासिकल राइटर्स वर डिस्टिंक्टली अनसिम्पैथेटिक, यानी ये जो शास्त्रीय लेखक थे वो स्पष्ट रूप से उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी टुवर्ड्स द ओल्डर राइटर्स, प्राचीन जो लेखक थे, पुराने लेखकों के प्रति, टुवर्ड्स चौसर, स्पेंसर एंड इवन शेक्सपियर, चौसर, स्पेंसर और यहाँ तक कि शेक्सपियर के प्रति भी उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। दे वर हॉस्टाइल टू एवरीथिंग, वो हर उस चीज़ के प्रति हॉस्टाइल माने विरोधी थे, दैट बिलोंग टू द मिडिल एजेस, जो कि मध्य युग से संबंधित थी, विद देयर शिवेलरस एक्स्ट्रावेगेंस, उनकी जो बहादुरी से भरी हुई बहुतायत थी, यानी उसमें बहादुरी की कहानियाँ थीं, शिवेल्डी जो दिखाई जाती है, जैसे चौसर की पोइट्री में है, शेक्सपियर में है, स्पेंसर में है, स्पेंसर की फेयरी क्वीन में है। देयर विजनरी आइडियलिज्म, उनका जो विजनरी माने कल्पना से भरा हुआ स्वप्न लोक का आदर्शवाद है, एंड देयर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ, और उनका जो मजबूत कट्टर धार्मिक विश्वास है। आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल, इनका जो स्टाइल है, जो शैली है इस युग के लेखकों की, वो आर्टिफिशियल है, थोड़ी बनावटी है, और कन्वेंशनल है। एक्सट्रीम डिवोशन, बहुत ज़्यादा समर्पण, टू द फॉर्म यानी रूप के प्रति, रूपरेखा के प्रति, जो ढांचा है कविताओं का उनके प्रति, एंड अ लव ऑफ सुपरफिशियल पॉलिश, और एक सुपरफिशियल माने सतही, ऊपरी पॉलिश के प्रति उनका प्रेम, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाईली आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। तो इसकी परिणति हुई एक बहुत ही बनावटी और एक परंपरावादी शैली में। क्लासिकल एम्ब्रॉयडरी ऑफ ऑल काइंड्स वॉज एम्प्लॉयड, क्लासिकल एम्ब्रॉयडरी मतलब शास्त्रीय सजावट हर तरीके की प्रयोग की गई। सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस डिसअपियर्ड, सिंप्लिसिटी सरलता होती है, नेचुरलनेस आप सहजता कह सकते हैं, सरलता, सहजता, ये सब डिसअपियर्ड माने गायब हो गई। प्लेननेस वो भी सरलता आप कह सकते हैं।
सिंपली वही सिंपल होती है, प्लेन चीज़ें होती हैं जो सिंपल होती हैं, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो टू कॉल अ स्पेड यानी जैसा है चीज़ों को वैसा कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादिता आप कह सकते हैं। वह सब्स्टिट्यूटेड, उनकी जगह किसने ले ली? गॉडीनेस एंड इनेन फ्रेजियोलॉजी, यानी वो दिखावटी सजावटी फ्रेजियोलॉजी ने, शब्दों ने। फिर है द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का प्रयोग, ये दोहे हैं, जैसे आपने पढ़े भी हैं, अलेक्जेंडर पोप को जो पढ़ा है वो हीरोइक कपलेट्स में ही आपके यहाँ जो पोइम्स हैं हीरोइक कपलेट में लिखी हुई हैं। द बेस्ट मीडियम फॉर रियलाइजिंग द लिटरेरी आइडियल्स, जो सबसे अच्छा माध्यम था साहित्यिक आदर्शों को स्थापित करने का ऑफ दिस टाइम, इस युग का, वॉज द हीरोइक कपलेट, वो हीरोइक कपलेट था। अ वर्स ऑफ 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, एक ऐसी कविता जो कि 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में लिखी गई है, राइमिंग एट द एंड, जो अंत में राइम कर रही होती है। इट वॉज सुइटेबल फॉर ड्रामा, एपिक एंड सेटायर, ये उपयुक्त था ड्रामा के लिए, नाटक के लिए, एपिक यानी महाकाव्य के लिए, और सेटायर यानी व्यंग के लिए। द 3 वाइडली प्रैक्टिस्ड फॉर्म्स ऑफ द एज, जो कि 3 फॉर्म्स ऐसी थी जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जिन पर बहुत लिखा गया इस युग में। इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एपिग्रामेटिक क्वालिटी, यानी इसकी जो एपिग्रामेटिक क्वालिटी है, कहावत वाली, एपिग्राम एक तरीके से प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, तो जो कपलेट है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि उसको आप प्रोवर्ब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कितना आसान होता है उसको कोट करना। तो इसी की वजह से दैट इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत लोकप्रिय हो गया। लेटर बाद में इट ग्रू मोनोटोनस, ये बड़ा नीरस सा हो गया, क्लोज्ड ख़त्म हो गया, एंड अच्छा क्लोज माने ख़त्म नहीं हो गया, मतलब कि बंद हो गया, लिमिटेड हो गया, एंड इनफ्लेक्सिबल, और इसमें लचीलापन कम हो गया, यानी जो चेंज लाने की क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो गई। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ टाउन लाइफ, यानी शहरी जीवन का वर्णन। क्लासिकल पोइट्री इज एक्सक्लूसिवली अ टाउन पोइट्री, साहित्यिक कविता एक ख़ास तौर पर शहरी कविता है। मेड आउट ऑफ सोसाइटी इन द ग्रेट सेंटर्स ऑफ कल्चर, जो उस समाज से बनी है ये कविता जो कि महान केंद्र थे कल्चर के, संस्कृति के। द सिंपलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर नेग्लेक्टेड इन इट, जो सरल पहलू हैं जीवन के उनकी उपेक्षा की गई है इस कविता में। इट शोज नो लव ऑफ नेचर, यहाँ बिल्कुल प्रेम नहीं दिखाई देता प्रकृति के प्रति। लैंडस्केप यानी जमीन जो दृश्य होते हैं, जो नेचुरल सीनरी होती है, और कंट्री थिंग्स या फिर देहात की चीज़ों के प्रति। लंदन वॉज द प्लेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर राइटर्स, इस युग के लेखकों के आकर्षण का जो केंद्र था वो लंदन शहर था। अ कॉफ़ी हाउस और अ क्लब और अ थिएटर, तो एक मतलब कॉफ़ी हाउस थे, क्लब थे, थिएटर थे। वॉज द प्लेस, यही वो स्थान होते थे, वेयर मैन एंड वीमेन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, जहाँ के मर्द औरतें अलग अलग व्यवसायों के, इंक्लूडिंग ऑथर्स, जिनमें के लेखक भी शामिल होते थे, यूज टू मीट, मिला करते थे, एंड डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ द डे, और उस दिन के या उस युग के, उस समय के टॉपिक्स पर, शीर्षकों पर डिस्कस किया करते थे, वाद विवाद करते थे, विचार विमर्श करते थे। इन इंग्लैंड में देयर वर सम 3000 कॉफ़ी हाउसेस, उस वक्त लगभग 3000 कॉफ़ी हाउसेस थे। स्कोर्स ऑफ क्लब्स एंड डजन्स ऑफ स्मॉल एंड बिग थिएटर्स, यानी दर्जनों क्लब थे और छोटे बड़े थिएटर थे। दे सर्व टू establish contact not only between author and author but also between author and reader, तो ये स्थापित करते थे कॉन्टैक्ट, संपर्क स्थापित करते थे ये कॉफ़ी हाउसेस और थिएटर्स, न केवल लेखकों के बीच में बल्कि लेखकों और पाठकों के बीच में। द राइटर्स ड्रू मटेरियल्स, लेखकों को विषय वस्तु मिलती थी फ्रॉम द लाइफ ऑफ मैन एंड वीमेन, यानी मर्द और औरतों की ज़िंदगी से। फ्रीक्वेंटिंग दीज क्लब्स, कॉफ़ी हाउसेस एंड थिएटर्स, फ्रीक्वेंटिंग मतलब जो अक्सर घूमने जाते थे इन क्लबों में, कॉफ़ी हाउसेस में और थिएटर्स में। एंड फेमिलियर रिसोर्ट्स, और वहाँ के जो रिसोर्ट्स थे, जानी मानी जगहें थीं।
एंड एक्सप्रेस देम इन द पॉलिश्ड लैंग्वेज, और लेखक लोग क्या करते थे, एक्सप्रेस देम, उनको अभिव्यक्त करते थे, इन द पॉलिश्ड लैंग्वेज यानी उच्च कोटि की भाषा में, परिष्कृत भाषा में, विद अ वेन ऑफ सटायर, विट एंड ह्यूमर, और जिसमें एक वेन मतलब एक तरीके से बहाव होता था, सटायर व्यंग का, विट बुद्धि का, और ह्यूमर हास्य का। तो ये सब कुछ यूज़ करके वो लोग अपनी कविताएं लिखते थे। खुद भी ये लोग कॉफ़ी हाउसेस और क्लब्स जाते थे लेखक लोग, और उस वक्त के जो आम जनता थी, और ख़ासकर जो एलीट क्लास था, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, उस क्लास के लड़के लड़कियां, वयस्क लोग भी इन कॉफ़ी हाउसेस में जाते थे, और उन्हीं का वर्णन इन कविताओं में मिलता है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आज की इस वीडियो में, और इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सभी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने के लायक मटेरियल है आपके पास। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप अलग से पूछा जा सकता है कि थीम्स क्या थी रोमांटिक एज की, फॉर्म क्या थी रोमांटिक एज की, किस चीज़ पर जोर दिया गया था रोमांटिक एज में। तो इस टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अलग से पूछ लिए जाते हैं, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो आप ये पूरा मैटर लिख ही देंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।